एपिसोड 311 to 320। लुओ यान का अनुमान बिल्कुल सही था। शेन जी यून रूठा हुआ था। उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अगर कोई उसके साथ होता तो वह उसके आसपास के उदास माहौल को महसूस कर सकता था। उसे पता था कि उसे ऐसा महसूस करने का कोई हक नहीं है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। ये सोचकर ही कि यू जियाओ इस समय लुओ यान के घर में है, उसके मन में ईर्ष्या और जलन के अलावा और कुछ नहीं भरा। भला ऐसा क्यों न हो जब वह खुद वहां गया ही नहीं था। और वैसे भी इतनी सुबह वह वहां क्या कर रही थी। फिर उसे याद आया कि वह लड़की लुओ यान की सहपाठी थी और संभवतः वह वहां किसी क्लास प्रोजेक्ट के लिए आए हो। लेकिन फिर भी इस संभावना से भी उसकी झुंझलाहट कम नहीं हुई। उसने आह भरी और अपनी नासमझी पर थोड़ा गुस्सा किया। उसका दिमाग जानता था कि उसे उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करना चाहिए जिसने कुछ गलत नहीं किया था। वह देख सकता था कि यू जियाओ एक अच्छी लड़की थी, हालांकि थोड़ी शर्मीली थी। खेल में उसने जो हथियार, कवच और सहायक उपकरण बनाए थे उनके अनुरूप डिजाइन बनाने में भी वह बहुत प्रतिभाशाली थी। ये भी स्पष्ट था कि दोनों एक दूसरे को सिर्फ दोस्त मानते थे, लेकिन उसका दिल इस बात को समझ नहीं पा रहा था। अगर उसका खरगोश उसके मन के विचार पढ़ पाता तो शायद वह निराश हो जाता। अगर वे दोनों आखिरकार एक हो गए तो क्या होगा? क्या तब उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी? वह उस तबाही की कल्पना मात्र कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। उसे लुओ यान के मामले में अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए। उसे याद आया कि उसने पहले उसे कैसे नज़रअंदाज किया था। यह उसकी बहुत बड़ी बदतमीजी थी। इस तरह बचकाना व्यवहार करने से उसे कभी कोई फायदा नहीं होगा। उसे सच में समझदार बनना सीखना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ होता है वह हमेशा ईर्ष्या करने लगता है। उसकी भावनात्मक समझ तो एक बच्चे से भी बदतर है। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह खुद भी किसी के साथ साथी नहीं बनना चाहेगा। अपनी कम बुद्धि के बारे में सोचते हुए शेन जी यून को अचानक नीचे से किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। जी यून, एक जानी पहचानी आवाज़ ने पुकारा। उसने नीचे देखा और बाइजे को देखा। वह पेड़ से कूद गया और आसानी से ज़मीन पर उतर गया। क्या मुझे पता था कि तुम यहीं होगे? फिर से पेड़ पर क्यों चढ़े हो? बाइजे ने पूछा। जब भी वह कैंपस में इस लड़के को ढूंढता तो लगभग हमेशा ही वह उसे किसी पेड़ पर बैठा हुआ पाता था। शेन जी यून कंधे उचकाने ही वाला था कि उसे याद आ गया कि लुओ यान ने उसे पहले क्या बताया था। क्योंकि मैं वन अप्सरा हूँ, उसने चेहरे पर कोई भाव दिखाए बिना कहा। बाइजे ने शेन जी यून को ऐसे देखा मानो उसके सींग गए हों। ये सब कहाँ से आ गए? आज किसी ने मुझे ये बताया, शेन जी यून ने जवाब दिया। हाँ, और लुओ यान ने भी उससे कहा कि वह सुंदर है। शायद यह उसके वीडियो कॉल की सबसे अच्छी बातों में से एक है। क्योंकि अगर उसकी खरगोश को लगता है कि वह सुंदर है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसका सुंदरता का जाल काम कर रहा है? अच्छा, क्या उस किसी ने आपको ये भी बताया था कि अप्सराएं केवल विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों को ही संदर्भित करती हैं? हो सकता है कि नर अप्सराएं भी हों जिनके बारे में आपको जानकारी न हो। शेन जी यून ये कैसे मान सकती थी कि लुओ यान ने वह गलती की थी? इससे बेहतर है कि एक नर अप्सरा की कल्पना ही कर ली जाए। बाइजे ने उसे अजीब नज़रों से देखा, मानो उसके पास अब सिर्फ सींग ही नहीं बल्कि पूंछ और पंख भी हों। तुम कौन हो और तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ क्या किया है? शेन जी यून ने बस एक नज़र तिरछी में उसकी तरफ डाली। बताओ, आखिर ये कोई कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? बाइजे ने जिज्ञासा से भरी आंखों से पूछा। शेन जी यून को समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब कैसे दे। क्या वह उसे बता सकता था कि वह उसकी प्यारी चचेरी बहन है? बिल्कुल नहीं। एक दशक से भी ज्यादा पुरानी दोस्ती में पहली बार बाइजे उसे पीट सकता था। फिर वह जाकर इस शहर में रहने वाले अपने दोनों चचेरे भाइयों से शिकायत कर सकता था। लुओ यान के भाई उसकी कितनी रक्षा करते थे ये जानते हुए वे दोनों शायद भी शहर ही उड़कर आ जाएं ताकि बाइजे को पीटने में उसका साथ दे सकें। बेशक इनमें से कोई भी चिंता उनके भावहीन चेहरे पर कभी नहीं झलकती थी। ऐसे समय में वह अपने चेहरे के लकवे के लिए हमेशा आभारी रहते थे। कोई नहीं, उसने कहा और फिर आगे बढ़ गया। वह बाइजे को इसके बारे में बताना चाहता था। वह उसका सबसे करीबी दोस्त था। जाहिर है वह उसे बताना चाहता था कि वह शेन जी यून आखिरकार प्यार में पड़ गया है। लेकिन शर्त यह थी कि उसका प्रेमी उसका चचेरा भाई ना हो। वह इतनी जल्दी खून खराबा नहीं देखना चाहता था जब तक कि उसने कोई प्रगति नहीं की थी। वह उसे बताएगा आखिरकार, बस अभी नहीं। बाइजे जल्दी से शेन जी यून के पीछे पीछे गया। चलो जी यून, इतनी निराशाजनक बातें मत करो। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? शेन जी यून ने इसके बजाय पूछा। बाइजे ने दूसरे के विषय बदलने पर अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन वह जानता था कि चाहे वह कितना भी जोर दे उसे कुछ नहीं मिलेगा। शेन जी यून उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देगा। तब अंत में वही एक मस्खरा बन जाएगा। इसलिए उसने उसे छोड़ देने का फैसला किया, कम से कम अभी के लिए। तो कलयुकी और मैं एक साथ कोई काम कर रहे थे, तभी अचानक उसे एक अच्छा विचार आया कि शियाओ यान के मंडप के उद्घाटन के दौरान जूरू के व्यवहार के लिए उसे कैसे दंडित किया जाए। बाइजे की बातों ने शेन जी यून का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। उसे अभी भी उस नकली पिशाच का बर्ताव याद था। जिस तरह उसने लुओ यान की कमर पर हाथ रखा था, इसके बारे में सोचते ही उसका खून खौल उठता था। वह सचमुच उसे सीधे लड़ाई के लिए चुनौती देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी समझदारी भरा नहीं होता, खासकर तब जब लुओ यान एक साधारण पात्र की तरह व्यवहार कर रहा था। अलुकार्ड को चुनौती देने से शायद उसे यह एहसास हो जाता कि युएक्सिंग पवेलियन का काले बालों वाला बौना वास्तव में एक साधारण पात्र नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वह लुओ यान को और भी परेशान करेगा। बेशक उसने अपने दूसरे खाते से ऐसा करने के बारे में सोचा था, लेकिन अफसोस अगर वे उसके दूसरे खाते से लड़ते तो शायद यह एक तरफा हार न होती। हाँ, वह जीत सकता था, लेकिन उसे निश्चित रूप से भारी नुकसान होता।
अगर वे लड़ते तो वह चाहता था कि एलुकार्ड को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़े, ताकि उसे न केवल दर्द हो बल्कि बहुत अपमान भी सहना पड़े। ओह, इसके बारे में तो मुझे पता ही है, उस व्यक्ति ने कहा जिसने कुछ ही मिनट पहले ये तय किया था कि वह अधिक परिपक्व बनेगा। लू यान और लुओ जिन अभी अभी गोल्डक्रेस्ट सिटी स्थित मून रिवर रेस्टोरेंट के प्राइवेट बॉक्स में दाखिल हुए थे। जब यू जियाओ अपने छात्रावास लौटी तो उसने उससे कहा कि वापस आने पर उसे मैसेज कर दे ताकि वह और लुओ जिन गेम में लॉग इन करके उसका इंतजार कर सकें। दोनों बैठ गए। एक्लिप्स खुशी से उसकी बाहों में सिमट गई थी। शायद उसके इस छोटे से पालतू जानवर को उसकी बहुत याद आ रही थी क्योंकि वह पिछले 2 दिनों से ऑनलाइन नहीं आया था। मास्टर, क्या तुम आज थोड़ी देर और रुकोगे? नन्ही लोमड़ी ने शायद यह इसलिए पूछा क्योंकि पिछले 2 दिनों से न खेलने के अलावा पिछले कार्यदिवसों में सोमवार से बुधवार तक वह केवल 2 घंटे ही खेली थी। उसने एक्लिप्स के सिर पर हाथ फेरा। हाँ, मैं और देर तक रुकूंगा। क्या तुम्हें मेरी इतनी याद आए? बिल्कुल, हर दिन जब एक्लिप्स मास्टर को नहीं देख पाता तो उसका दिल और भी ज्यादा उदास हो जाता है। एक्लिप्स को नींद नहीं आती, खाना नहीं मिलता। मास्टर, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि एक्लिप्स का वजन बहुत कम हो गया है? उस नन्ही लोमड़ी ने अपनी नीली आंखों में नकली आंसू भरते हुए कहा। लू यान ने अपनी एक भौं उठाए और अपनी बाहों में मौजूद लोमड़ी को देखा, जो पिछली बार देखने की तुलना में काफी बड़ी लग रही थी। वह काफी भारी भी लग रही थी। अरे सच में? तो मुझे आश्चर्य है कि यह चर्बी कहाँ से आए। ऐसा पूछते ही उसने एक्लिप्स के शरीर के किनारे की चर्बी को चुटकी से दबाया, जिससे दूसरा जानवर चीख उठा। मास्टर, क्या तुमने पिछले 2 दिनों में जब हम एक दूसरे से नहीं मिले बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया? क्या तुम बस खाते ही रहे? मास्टर, एक्लिप्स ने ट्रेनिंग की है, आप कैप्टन से पूछ सकते हैं। मास्टर के जाने पर एक्लिप्स कैप्टन के साथ राक्षसों से लड़ता था। देखो, एक्लिप्स पहले ही लेवल 25 पर पहुंच चुका है। एक्लिप्स ने एक नया कौशल भी सीख लिया है। लू यान को उम्मीद नहीं थी कि शेंजी यून अपने साथ एक्लिप्स को भी लाएगा। ये छोटा लोमड़ी उनके टीम के कप्तान को इतना पसंद करता था कि वह खुशी खुशी उसके साथ चला जाएगा। उसने अगले रविवार से शुरू होने वाले रूकी कार्निवल के प्रारंभिक दौर के बारे में सोचा। शेंजी यून को जानते हुए उसने शायद सोचा होगा कि अगर उसका पालतू जानवर उस दिन से पहले और अधिक लेवल अप कर ले तो लुओ यान को फायदा होगा। ये सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। फिर जैसे अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, उसने अपनी मुस्कान छुपाने के लिए अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह ढक लिया। अगर लुओ जिन उसे बिना किसी कारण के अचानक मुस्कुराते हुए देख लेता तो शायद उसे लगता कि वह अजीब व्यवहार कर रहा है। तो उसने बस उस नए कौशल की जांच की जिसके बारे में एक्लिप्स बात कर रहा था। दर्पण छवि। ये 5 मीटर के दायरे में किसी भी चीज और किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से रूपांतरित और कॉपी कर सकता है। इसका प्रभाव 10 सेकंड तक रहेगा। कौशल की व्याख्या को पढ़ते हुए लुओ यान गहरी सोच में डूब गया। खासकर पूरी तरह से नकल करना, शब्दों को देखकर। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक बार जब एक्लिप्स उस दायरे में आने वाली किसी चीज में रूपांतरित हो जाता है तो वह उस वस्तु या व्यक्ति की क्षमताओं को भी प्राप्त कर लेगा जिसकी उसने नकल की है? यदि ऐसा है तो ये कौशल वास्तव में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। मास्टर, तुम क्या सोचते हो? यह एक अच्छा कौशल है ना? एक्लिप्स ने उसके विचारों को बीच में रोकते हुए कहा। बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा वजन इतना क्यों बढ़ गया? लुओ यान ने विषय पर वापस आते हुए पूछा। एक्लिप्स ने ऐसा दिखाया जैसे उसे अपनी कही बात से ठेस पहुंची हो। मास्टर, क्या तुम एक्लिप्स को मोटा कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लुओ यान ने नन्ही लोमड़ी के माथे पर धीरे से थपथपाया। बस सवाल का जवाब दो। एक्लिप्स ने मुंह फुला लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कैप्टन लगातार एक्लिप्स को बहुत सी अच्छी चीजें खिला रहा था। भला एक्लिप्स कैप्टन की इस सद्भावना को कैसे ठुकरा सकता था? क्या यही वजह थी कि यह छोटा लड़का इतनी जल्दी लेवल अप कर गया? अचानक उसे फिर से मूर्ख की तरह मुस्कुराने का मन हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने गला साफ किया और इसके बजाय एक्लिप्स से पूछा, आजकल डस्ट कैसा है? काली छिपकली हमारी टीम के महल में अपना घोंसला बना रही थी, एक्लिप्स ने असंतुष्टि से कहा, संभवतः टीम के मुख्यालय का जिक्र करते हुए। ओह, लेकिन गुलाबी बालों वाली छोटी बहन पिछले कुछ दिनों से उसे चिढ़ा रही है, एक्लिप्स ने खुशी से कहा। अब वह कप्तान के बाद मेरी तीसरी पसंदीदा है। बेशक मास्टर, मेरी पहली पसंदीदा है। लुओ यान को ऐसा लग रहा था कि सुयु की डस्ट को चिढ़ा नहीं रही थी बल्कि उसे तंग कर रही थी। वह उसे ऐसा करते हुए पूरी तरह देख सकता था। बेचारा। हे यान, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लुओ जिन की आवाज़ सुनकर लुओ यान थोड़ा चौंक गया। उसने सिर उठाया और देखा कि उसका छोटा भाई उसे घूर रहा है। शायद वह सख्त दिखना चाहता था, लेकिन बौना होने के कारण उसका ये रवैया कारगर नहीं हुआ। वह देखने में प्यारा और मनमोहक लग रहा था। माफ़ कीजिए, मैं एक्लिप्स से बात कर रहा था, उसने माफ़ी मांगते हुए कहा। आपने क्या कहा था? लुओ जिन ने अपने भाई की बाहों में बैठी लोमड़ी को देखा और उस पर भौहें चढ़ा लीं। इससे एक्लिप्स ने अपना सिर लुओ यान की बाहों में और भी कसकर छिपा लिया। मास्टर, तुम्हारा भाई एक्लिप्स को नफरत भरी नज़रों से देख रहा है। लुओ यान लगभग हंस पड़ा। ये छोटा लड़का इतना नाटकीय कैसे हो सकता है? लुओ जिन ने बस उसे घूर कर देखा और समझ गया कि उसे नफरत हो रही है। उसने एक्लिप्स के गालों को चुटकी से दबाया। ठीक है, अच्छे बच्चे बनो। जैसा कि मैं कह रही थी, क्या आपको नहीं लगता कि भाई आज सुबह अजीब व्यवहार कर रहा था? लुओ जिन ने आखिरकार पूछा। लुओ यान सोच रही थी कि नाश्ते के दौरान उनका बड़ा भाई युजियाओ पर कितना ध्यान दे रहा था। शायद लुओ जिन इसी बारे में बात कर रहा था। सच में, मुझे तो लगता है वो बिल्कुल सामान्य है, उसने अनजान होने का नाटक करते हुए कहा। लुओ जिन पूछना चाहता था कि उनका बड़ा भाई किस तरह सामान्य व्यवहार कर रहा था। तभी उसे याद आया कि लुओ यान ने लुओ रेन का हमेशा सौम्य स्वभाव ही देखा था। उसके आसपास होने पर लुओ रेन ने कभी भी रूखा व्यवहार नहीं किया था। जाहिर है, लुओ यान को यह नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, वो ऐसा नहीं है।
सुनो, तुम्हें शायद नामुमकिन लगे, लेकिन भाई उतना नर्म दिल नहीं है जितना तुम सोचती हो। मैंने उसे लड़कियों के साथ हवा जैसा बर्ताव करते देखा है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि उसने कितनी लड़कियों को बेरहमी से ठुकराया है। तो फिर वो यू जियाओ के साथ इतना नर्म क्यों था? और आज सुबह दूसरी मंजिल के गलियारे में जो नज़ारा मैंने देखा उसे भी मत भूलो। वे लोग क्या कर रहे थे? इस तरह हाथ मिला रहे थे। अगर मुझे पता न होता तो मैं सोचती कि वो यू जियाओ को पसंद करता है या कुछ और। जैसे ही उसने ये कहा, प्राइवेट बॉक्स का दरवाजा खुल गया। सामने खड़ा व्यक्ति एक एनपीसी वेटर था और उसके पीछे यू जियाओ का गेम अवतार था। उसे देखते ही प्राइवेट बॉक्स में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। लू यान ने यू जियाओ के गालों पर आई हल्की सी लाली को तुरंत पहचान लिया। यह इस बात का संकेत था कि उसने लुओ जिन की बातें सुन ली थीं। उसका मन किया कि वह अपने छोटे भाई को मेज के नीचे लात मार दे, लेकिन वह जानती थी कि इसमें लुओ जिन की कोई गलती नहीं थी। भला किसने सोचा होगा कि यू जियाओ ठीक इसी क्षण प्रकट होगी। यू जियाओ को जानते हुए अगर उसे जरा सा भी शक होता कि उसके बड़े भाई को उससे किसी तरह का आकर्षण है, तो वह निश्चित रूप से जितना हो सके उतनी दूर भाग जाती। या फिर उसकी प्रतिक्रिया पहले से बिल्कुल अलग हो सकती थी। वह लुओ जिन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। लुओ रेन के उसे पसंद करने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आता। इसलिए वह शायद लुओ जिन की बात को व्यंग्य समझ लेती। अगर ऐसा होता तो उसका बड़ा भाई सचमुच मुसीबत में पड़ जाता। आखिर किसी को ये यकीन दिलाना काफ़ी मुश्किल होता है कि आप उसे पसंद करते हैं, जबकि वह व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत मानता हो कि उसे उस तरह से पसंद किए जाने की कोई संभावना ही नहीं है। लुओ यान कुछ ऐसा कहने की सोच रहा था, बेशक भाई को जियाओ जियाओ पसंद है क्योंकि वह बहुत अच्छी लड़की है। उसका मकसद न सिर्फ अजीब सी चुप्पी को तोड़ना था, बल्कि यू जियाओ के मन में यह बात बिठाना भी था कि उसके बड़े भाई को वह पसंद आ सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, यू जियाओ पहले ही प्राइवेट बॉक्स में दाखिल हो गई और उसने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। माफ़ करना अगर मुझे थोड़ी देर हो गई हो, उसने लुओ यान के बगल में बैठते हुए कहा। मुझे छात्रावास प्रबंधक से बात करनी थी, इसलिए लॉग इन करने में थोड़ा समय लग गया। उसकी बातें सुनकर लू यान ने आह भरी। जिस तरह से उसने बेशर्मी से विषय बदल दिया, उससे ऐसा लग रहा था कि मामला दूसरा ही है। उसने लू जिन की बात को तुरंत बेतुका मान लिया, क्योंकि उसे खुद भी यकीन नहीं था कि लू रेन उसे इस तरह से देखेगी। शायद इसका मुख्य कारण उसका कम आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन के अनुभवों ने उस पर गहरा असर डाला है। अगर उसका बड़ा भाई सचमुच यू जियाओ के प्यार में पड़ गया तो उसे उसका पीछा करने में बहुत मुश्किल होगी। अभी से ही लुओ यान ने लुओ रेन के लिए दिल में प्यार की चिंगारी जला रखी थी। शेन जी यून की किस्मत शायद उससे बेहतर होगी। लुओ यान ने खुद को संभाला। आखिर उसके दिमाग में ये ख्याल क्यों आया? ऐसा लग रहा है जैसे वह कह रहा हो कि शेन जी यून के लिए उसका पीछा करना उसके बड़े भाई के लिए यू जियाओ का पीछा करने से ज़्यादा आसान होगा। उसने अपना सिर हिलाया। अपने बड़े भाई और यू जियाओ की स्थिति के बारे में सोचते हुए वह अचानक इस नतीजे पर कैसे पहुंच गया? शायद वह अभी भी शेन जी यून के साथ हुई वीडियो कॉल के बारे में सोच रहा था, इसीलिए उसके विचार इस तरफ मुड़ गए। कोई बात नहीं, हमने इतना लंबा इंतजार नहीं किया, उसने बस इतना कहा। तुम्हारी छात्रावास प्रबंधक ने डांट तो नहीं लगाई है ना? अरे नहीं, उसने बस मुझसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछा था, यू जियाओ ने आखिरकार शांत होते हुए जवाब दिया। जब उसने लुओ जिन को अपने बड़े भाई के उसे पसंद करने के बारे में कहते सुना तो वह सचमुच काफ़ी घबरा गई। उसने उस वाक्य से पहले हुई उनकी बातचीत नहीं सुनी थी, उसने सिर्फ आखिरी हिस्सा सुना था। लेकिन यह मानना मुश्किल नहीं है कि लुओ जिन शायद मजाक कर रहा था। अगर वह सिर्फ इसलिए कह रहा था कि लुओ रेन उसे पसंद करती है क्योंकि वह एक अच्छी इंसान है तो ठीक है, लेकिन अगर यह किसी और तरह की पसंद थी तो ये बिल्कुल असंभव है। इतना सफल आदमी भला उसमें इस तरह दिलचस्पी कैसे ले सकता है? हालांकि उसके और लुओ रेन के बीच वह शर्मनाक घटना घटी, लेकिन वह महज एक हादसा था। उसका कोई मतलब नहीं था, और चूंकि उसने उससे माफ़ी मांग ली थी इसलिए उसने सब कुछ भूल जाने का फैसला कर लिया था। वह लुओ यान का बड़ा भाई था, और चूंकि वह लुओ यान की दोस्त थी इसलिए उसे यकीन था कि भविष्य में लुओ रेन से दोबारा मिलना अपरिहार्य होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि भविष्य में उनके बीच कोई असहजता न हो। अच्छा है, लुओ यान ने कहा, फिर उसने एक्लिप्स को उठाया और मेज पर रख दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा पालतू एक्लिप्स अभी भी याद होगा। बिल्कुल, यू जियाओ ने लोमड़ी की ओर मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहलाया। नमस्ते एक्लिप्स। नन्ही लोमड़ी ने अपना मुलायम सिर यू जियाओ की हथेली पर रगड़ा। मास्टर, एक्लिप्स को ये दोस्त पसंद है। ये बहुत सुंदर है। लुओ यान मुस्कुराए। वह तुम्हें पसंद करता है तो मुझे खुशी है, यू जियाओ ने लोमड़ी के मुलायम फर को छूते हुए कहा। क्या हमें खाना ऑर्डर करना चाहिए? लुओ यान ने पूछा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आप दोनों के हथियारों के बारे में बात करते हैं। यान यान ने कल मुझसे जो कहा था उससे पता चलता है कि आप दोनों दोहरी तलवारें चलाते हैं, खंजर और बंदूकें। क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपने हथियारों के लिए कोई खास डिज़ाइन सोच रखा है? यू जियाओ ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। आह जिन, आगे बढ़ो, तुम पहले जा सकते हो, लुओ यान ने अपने छोटे भाई से कहा। लुओ जिन ने यू जियाओ की तरफ देखा। उसे अब भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि कहीं उसके बड़े भाई को यू जियाओ पसंद न हो। ऐसा नहीं था कि वह उसके साथ भेदभाव कर रहा था। बेशक वह अपनी मर्यादा के लिए कुछ ज़्यादा ही संकोची और शर्मीली थी, लेकिन यकीनन वह ज़्यादातर लड़कियों से कहीं बेहतर थी। उसे बस ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसका बड़ा भाई किसी लड़की में दिलचस्पी ले सकता है। उसका प्यारा सा छोटा चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। फिर उसने जवाब दिया, आप जो चाहें डिज़ाइन बना सकते हैं, बस उसे ज़्यादा भद्दा मत बनाना। एक साधारण डिज़ाइन काफ़ी होगा, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वे मुझे कूल दिखाएं। आखिरी हिस्सा सुनकर लुओ यान को लगभग हंसी आ गई। इससे बस यही पता चलता है कि वह अभी भी एक किशोर लड़का है।
ठीक है, मैं इसे नोट कर लूंगी, यू जियाओ ने कहा। फिर वह लुओ यान की ओर मुड़ी। यान, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे यू जियाओ के फैसले पर भरोसा है, इसलिए डिज़ाइन का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, लुओ यान ने कहा। ये सुनकर यू जियाओ को थोड़ी शर्म महसूस हुई। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए सबसे अच्छा हथियार बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, लुओ यान ने कहा। जियाओ जियाओ इतनी प्रतिभाशाली है, आखिर क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते, आजिन? लुओ जिन ने भौहें चढ़ा लीं, ये सोचते हुए कि लुओ यान को उन्हें बातचीत में शामिल करने की क्या ज़रूरत थी। वह सच में जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन तभी उसे मेज के नीचे अपनी पिंडली पर लात महसूस हुई। लात जोरदार नहीं थी, बस इतनी कि उसका ध्यान आकर्षित हो जाए। उसने अपना सिर उठाया और अपने दूसरे भाई की ओर देखा। लुओ यान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह उसकी असली मुस्कान नहीं थी, नहीं उसकी वो बनावटी मीठी मुस्कान थी। यह उसकी धमकी भरी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो वह किसी को धमकाने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन साथ ही साथ खुद को निर्दोष भी दिखाना चाहता था। तो लुओ जिन तुरंत समझ गया कि दूसरा उससे यू जियाओ की प्रशंसा करवाना चाहता है। सच में परिवार में सिर्फ उसे ही लुओ यान के इस बुरे रूप को क्यों झेलना पड़ रहा था? कभी कभी वह चाहता था कि उनके पिता और बड़े भाई को भी इसका सामना करना पड़े, लेकिन शिकायत करने के बावजूद उन्होंने सहयोग किया। हाँ, मुझे विश्वास है कि यू जियाओ हमारे लिए सबसे अच्छा हथियार बना सकती है। धन्यवाद, यू जियाओ ने शर्माते हुए कहा। लुओ यान मुस्कुराया। अगर उसका बड़ा भाई यू जियाओ को रिझाने का फैसला करता तो शायद वह उसकी मदद नहीं कर पाता। आखिर यू जियाओ के सामने लुओ रेन की कितनी भी तारीफ कर ले, अगर यू जियाओ को उसके प्यार पर यकीन ही नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह अपनी दोस्त का आत्मविश्वास बढ़ाने में जरूर मदद कर सकता था, क्योंकि इतनी अद्भुत और दयालु लड़की को अपने बारे में अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए, और वह तब तक यू जियाओ को सहारा देने के लिए तैयार है जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हो जाता। पूरे दोपहर एक्लिप्स के साथ कड़ी मेहनत करने के बाद लुओ यान आखिरकार 83वें लेवल पर पहुंच गया। उसका छोटा लोमड़ी भी 27वें लेवल पर पहुंच गया। उसने एक्लिप्स द्वारा प्राप्त नई स्किल मिरर इमेज का परीक्षण किया। इस स्किल से एक्लिप्स वास्तव में निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी चीज़ में रूपांतरित हो सकता था, और रूपांतरित होने के दौरान वह उन चीज़ों की क्षमताएं प्राप्त कर सकता था जिनमें वह रूपांतरित हुआ था, लेकिन वह उन क्षमताओं की केवल आधी शक्ति का ही उपयोग कर सकता था। ये केवल 10 सेकंड तक ही रहता था और एक्लिप्स द्वारा इसे दोबारा उपयोग करने से पहले 5 मिनट का कूलडाउन टाइम लगता था। यह अच्छी बात है कि इसका कूलडाउन टाइम उसकी शैडो वॉक स्किल जितना लंबा नहीं था। ये एक मिरर इमेज एक काफ़ी अच्छी स्किल थी। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह लड़ाई में निश्चित रूप से मददगार साबित होती। लुओ जिन पहले उनके साथ था, लेकिन बीच में ही सुयुकी का संदेश मिलने पर वह चला गया। सच में वह बच्चा सोच रहा था कि कहीं उसके बड़े भाई के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन खुद उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके साथ भी कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता था जैसे सुयुकी बस चुटकी बजाती थी और उसका छोटा भाई दौड़कर उसके पास आ जाता था। लुओ जिन ये बात मानता नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से सुयुकी के वश में था। मास्टर, क्या मुझे एक माना फल मिल सकता है? एक्लिप्स ने उसके कंधे पर कूदते हुए पूछा। लुओ यान ने बगल में उस नन्हे लोमड़ी की ओर देखा जो अपना पंजा चाट रहा था। क्या तुम्हें मोटा होने का डर नहीं है? तुम तो पहले से ही गोलमटोल दिखते हो, जानते हो। एक्लिप्स ने अपनी नीली नीलम जैसी आंखें चौड़ी कर लीं और ऐसा लगा जैसे उसे अपनी कही बात से ठेस पहुंची हो। मास्टर, आप अपने प्यारे एक्लिप्स को मोटा कैसे कह सकते हैं? एक्लिप्स तो अभी बढ़ रहा है। मुझे पहले से ही महसूस हो रहा है कि जल्द ही मेरी एक और पूंछ निकल आएगी। लुओ यान ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। सचमुच? आपको क्या लगता है कि 9 पूंछें पाने में कितना समय लगेगा? एक्लिप्स को पक्का पता नहीं है। यह एक्लिप्स के समग्र स्तर पर निर्भर हो सकता है, लेकिन कभी कभी शक्ति में अचानक अत्यधिक वृद्धि से एक्लिप्स की पूंछ भी निकल सकती है। ये बात तो समझ में आती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जब एक्लिप्स अंडे से निकला तो उसके पहले से ही 3 पूंछें थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अर्काडिया के राजा से इनाम के तौर पर मिली उस माना पॉड से बहुत सारी माना ऊर्जा सोख ली थी। सामान्य परिस्थितियों में एक्लिप्स एक ही पूंछ के साथ पैदा होना चाहिए था। 9 पूंछें होने पर तुम कितने बड़े हो जाओगे? उसने पूछा। शायद घोड़े जितना बड़ा। तब तो एक्लिप्स मास्टर को उठा सकता है, छोटी लोमड़ी ने खुशी से कहा। अपने पालतू जानवर को पीठ पर ले जाने की संभावना से इतना उत्साहित देखकर लुओ यान मुस्कुराया। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे मास्टर, क्या एक्लिप्स भी मानव रूप में परिवर्तित हो सकता है? नन्हे लोमड़ी के सवाल पर लुओ यान थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अभी भी यह बात याद होगी। उसने इस बारे में कुछ शोध किया था, लेकिन सभी नतीजों से यही पता चला कि केवल पौराणिक जाति के लोगों में ही मानव रूप में बदलने की क्षमता होती है। वह अपने प्यारे नन्हे लोमड़ी की उम्मीद को पूरी तरह से कैसे तोड़ सकता था? मैं अभी भी इस मामले की जांच कर रहा हूं, उसने बस इतना ही कहा। दरअसल उसने पहले ही एक संभावित उपाय सोच लिया था। एक रसायनज्ञ आसानी से एक ऐसी गोली बना सकता था जिससे पालतू जानवर मानव रूप में परिवर्तित हो सकें। लेकिन इस खेल में शायद केवल एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, बयान क्यों? वह सोच रहा था कि वह उसे यह विचार कैसे सुझाए। ये देखते हुए कि दूसरा व्यक्ति पैसे से कितना प्यार करता है, उसे पूरा यकीन था कि वह मान जाएगा। हालांकि खेल में पालतू जानवर रखना अभी उतना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन एक बार जब खिलाड़ियों को पता चल जाता कि उनका पालतू जानवर मानव रूप में बदल सकता है तो इसकी लोकप्रियता में ज़बरदस्त उछाल आ जाता, और उस गोली को बनाने वाले बयान क्यू को इससे काफ़ी मुनाफा होता। शायद वह पहले से ही ऐसा करने की सोच रहा हो, लेकिन इस बारे में उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और चूंकि वे पहले से ही किसी तरह की व्यावसायिक साझेदारी में थे, इसलिए उनसे संपर्क करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा।
एकमात्र समस्या ये थी कि वह उन्हें एक गैर प्रासंगिक पात्र के रूप में जानते थे, न कि एक खिलाड़ी के रूप में। बियांग क्यू द्वारा पवेलियन को आपूर्ति की जाने वाली विशेष चाय कुछ दिन पहले ही आ चुकी थी। लुयान को यकीन नहीं था कि वह आज पवेलियन के आधिकारिक सार्वजनिक उद्घाटन में शामिल होगा या नहीं। अगर वह आता है तो लुयान उससे बात करेगा और अपनी बात कहने का ऐसा तरीका ढूंढेगा जिससे ये पता न चले कि वह कोई वास्तविक एनपीसी गैर पात्र नहीं है। चिंता मत करो मास्टर, एक्लिप्स को कोई जल्दी नहीं है, एक्लिप्स ने कहा। लुयान मुस्कुराए और नन्ही लोमड़ी के मुलायम सिर को सहलाया। जूरू ने आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी के हमले को रोका। फिर उसने अपनी छड़ी से तलवार निकाली और हमला करने वाले खिलाड़ी पर वार कर दिया। उसका हमला इतना तेज था कि दिखाई ही नहीं दिया, इसलिए वह खिलाड़ी तुरंत मर गया। बेशक पूरी तरह से नहीं मरा, बस खेल से बाहर हो गया। लेकिन उसने अभी सांस भी नहीं ली थी कि तुरंत बाद एक और खिलाड़ी ने उस पर हमला कर दिया। धत्तेरे की, तुम्हारी क्या समस्या है? एक और हमले को रोकने के बाद उसने झुंझलाहट से चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने अपने चारों ओर खड़े 10 खिलाड़ियों को घूर कर देखा। क्या आपने वर्ल्ड चैट पर घोषणा नहीं देखी? किसी ने आपके सिर पर इनाम रखा है, एक ने कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, जो भी तुम्हें मारेगा उसे 100,000 क्रिस्टल सिक्के मिलेंगे। भला हम जैसे गरीब लोग इस अवसर को कैसे ठुकरा सकते हैं? जूरू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सिर पर इनाम, अमीर खिलाड़ियों के लिए यह आम बात है जब कोई उन्हें नाराज कर देता है। अगर निशाना बनाया गया व्यक्ति अर्काडिया के 4 प्रमुख शहरों में नहीं होता तो कोई भी उस पर हमला कर सकता था। 100,000 क्रिस्टल सिक्के 10,000 आरएमबी में परिवर्तित किए जा सकते थे, जो कुछ लोगों के लिए पहले से ही बहुत बड़ी रकम थी। तो आखिर उसने किसे नाराज किया था कि उसे इतना बड़ा इनाम मिला? उसे ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिला क्योंकि अचानक सभी 10 खिलाड़ियों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। उसने दांत पीसते हुए गालियों की बौछार की और फिर वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब हो गया। पूरी घटना को देखने वाली एक पहाड़ी पर 6 या 7 साल के दिखने वाले एक लड़के और एक लड़की सब कुछ देख रहे थे। लड़के के काले बाल और लाल आंखें थीं, वहीं लड़की के छोटे बबल गम पिंक बाल थे और उसकी पीठ के पीछे तितली के पंख थे। जी हाँ, ये दोनों लुओ जिन और सुयुकी थे। लुओ जिन जोर से हंस पड़ा। ये तो बहुत मजेदार था। उसके सिर पर इनाम रखना वाकई एक अच्छा विचार है। बेशक उसे बिना बताए बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि इस सब के पीछे हमारी टीम थी, सुयुकी ने उदासीनता से कहा। यह उनकी टीम का अलुकार्ड से बदला था जिसने युएक्सिंग पवेलियन के उद्घाटन के दौरान लुओयान के साथ जो किया था। और चूंकि यह एक सामूहिक प्रयास था, इसलिए इस्तेमाल किए गए क्रिस्टल सिक्के टीम के खजाने से आए थे। इनाम की अवधि 1 महीने बाद समाप्त हो जाएगी। अर्काडिया में इनाम की अवधि की यह सबसे लंबी अवधि है, जो उस पिशाच के लिए पर्याप्त सजा थी। लुओ जिन ने सुयुकी के उदासीन चेहरे को देखा। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसकी इस हरकत से पता चलता था कि इस उदासीनता के पीछे एक ऐसी शख्सियत छिपी है जो अपने दोस्तों की बहुत परवाह करती है। सचमुच आप सबसे अच्छे हैं, जानते हैं ना? फिर उसने खुद को संभाला। उसे एहसास हुआ कि उसका ये बयान कितना शर्मनाक था। अचानक उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। नहीं, मेरा मतलब है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह की योजना बनाने में आप सबसे अच्छे हैं। फिर उसे एहसास हुआ कि यह कितना बेवकूफ़ी भरा लग रहा था और वह बस कहीं छिप जाना चाहता था। तभी उसने सुयुकी की हंसी सुनी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गई थीं। जब वह मुस्कुरा नहीं रही थी तब वह लगभग एक सुंदर गुड़िया जैसी लग रही थी, लेकिन जब वह मुस्कुराती थी तब वह बस दमक रही थी। तारीफ के लिए धन्यवाद, उसने अपने चेहरे पर अभी भी एक मुस्कुराती हुई मुस्कान के साथ कहा। और लुओ जिन उससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। लुओयान ने यूनिवे टीम के लिए बने खास बॉक्स की खिड़की से बाहर देखा। वह युएक्सिंग पवेलियन में स्थिति का जायजा ले रहा था। उसके सहायक कर्मचारी इस समय दूसरा प्रदर्शन कर रहे थे। नीचे बैठे दर्शकों के चेहरों के भावों से लग रहा था कि वे जो देख रहे हैं उससे बेहद संतुष्ट हैं। आखिरकार उसने चैन की सांस ली। हालांकि उन्हें अपने तैयार किए गए कार्यक्रम पर पूरा भरोसा था, फिर भी कुछ ऐसी बातें हो सकती थी जिनका वे अनुमान न लगा सकें। कुछ ग्राहक ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ इसलिए विवाद खड़ा कर दे क्योंकि कोई बात उनकी पसंद की नहीं है। उनके कर्मचारी ऐसे ग्राहकों को संभाल सकते थे, लेकिन मुश्किल उन लोगों से निपटना था जो बेवजह परेशानी खड़ी करते थे। ऐसे अविवेकी लोग तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि दूसरे भी उनकी तरह नाखुश ना हो जाएं। इसीलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों को पहले ही निर्देश दे दिया था कि वे हर ग्राहक की मांग पूरी करें, चाहे उनके पास किसी भी प्रकार का सदस्यता कार्ड हो। बेशक अगर उन्हें कोई अविवेकी ग्राहक मिल जाए तो वे उसे सीधे बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर निकालना से उनका मतलब था उसे सीधे मंडप से बाहर टेलीपोर्ट करना। इस तरह वे बहुत सारी परेशानियों से बच सकते थे। लुओयान ने मेज पर रखी चाय उठाई और पी ली। एक घूंट पीते ही उसे ताजगी का एहसास हुआ। ये चाय बियांग क्यू ने दी थी। इसका स्वाद न तो बहुत तेज था और न ही बहुत हल्का। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। उसे लगा कि यह चाय सबको बहुत पसंद आएगी। यान, क्या तुम्हें लगता है कि भाई अभी भी नाराज हैं? लुओ जिन ने अचानक पूछा। वह उसके ठीक सामने बैठा था। रात के खाने के बाद लुयान के गेम में लॉग इन करने से पहले उसे अपने छोटे भाई का एक संदेश मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या वह अर्काडिया खेलेगा। उसने हाँ कहा और उन्होंने यहीं मिलने का फैसला किया। उसने अपनी टीम के सदस्यों को पहले ही ब्लैक मेंबरशिप कार्ड दे दिए थे, इसलिए वे काम के घंटों के दौरान पवेलियन में आ जा सकते थे। बेशक वे काम के घंटों के अलावा भी यहाँ आ सकते थे। उसने लुओ जिन की ओर देखा। आह जिन, अगर तुम इतनी डरी हुई होती तो तुम्हें भाई से वह सवाल इतनी सीधे तरीके से नहीं पूछना चाहिए था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अभी भी याद था कि कैसे उनके बड़े भाई की तीखी नज़र पड़ते ही लुओ जिन दौड़कर अपने कमरे में वापस चला गया था। वह ऐसे भागा जैसे कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हो।
शायद उसने गेम में लॉग इन करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि लुओरेन उसके कमरे में जाकर उसे खूब डांटेगा। लेकिन मुझे जिज्ञासा थी, लुओ जिन ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जिज्ञासा नहीं है? थोड़ा बहुत, लेकिन ये भाई का मामला है। तुम नहीं चाहोगी कि वो तुमसे बहन यूकी के बारे में पूछे, है ना? लुओ जिन का पूरा चेहरा अचानक लाल हो गया। इसका सू यूकी से क्या लेना देना है? खैर, ये सवाल तो आप खुद से ही पूछ सकते हैं। लुओ यान ने चाय का एक और घूंट पीते हुए बस इतना ही कहा। मास्टर, आपका भाई शर्मा रहा है। सिस्टर यूकी कौन है? बगल में चुपचाप माना फल खा रहे एक्लिप्स ने पूछा। यह आपका तीसरा सबसे पसंदीदा व्यक्ति है। मैस्टर का मतलब एक्लिप्स की गुलाबी बालों वाली बहन है। ये सही है। एक्लिप्स ने लाल चेहरे वाले बौने की ओर देखा। एक्लिप्स की गुलाबी बालों वाली बहन इससे कहीं बेहतर कर सकती थी। ये सुनकर लुओ यान जोर से हंस पड़ा। यान, लुओ जिन ने पुकारा, ये सोचकर कि लुओ यान उसकी गलती पर हंस रहा है। ओह, माफ करना आजिन, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ, लुओ यान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। एक्लिप्स ने अभी कुछ मजेदार कहा। क्या तुम सुनना चाहोगे? क्या बात है? लुओ जिन ने पूछा, हालांकि उसे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन पहले जिस विषय पर बात हो रही थी उस पर वापस लौटने से बेहतर है कि किसी नए विषय पर बात की जाए। लुओ यान ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उसे बस यही आभास हो गया कि वह आगे जो कहने वाला है वह अच्छा नहीं होगा। और कुछ ही सेकंड में उसका आभास सही साबित हुआ। एक्लिप्स ने कहा कि सिस्टर यूकी आपसे कहीं बेहतर जीवन साथी चुन सकती हैं। बेशक, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि आप दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। हाँ, अगर आप मेरी बजाय एक्लिप्स की बात से सहमत होना चाहें तो बात अलग है। जब उसने पहला भाग सुना तो उसे गुस्सा आया और उसने अनायास ही उस छोटी लोमड़ी को घूर कर देखा। लेकिन जब उसने अगला भाग सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसका दूसरा भाई उसे चिढ़ा रहा था। फिर से, और वह लगभग फिर से उसके झांसे में आ गया। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि उनके बड़े भाई को कैसा लगा होगा जब उसने अचानक उससे यूजियाओ के बारे में पूछा था। रुको, क्या इसका मतलब ये था कि वह सोच रहा था कि वह और उसका बड़ा भाई एक ही स्थिति में है? उसने अपना सिर हिलाया और खुद को इस बारे में और न सोचने के लिए मजबूर किया। वह खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ। क्या तुम यू की बहन से मिलने जा रहे हो? लुओ यान ने मासूमियत से भरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। लुओ जिन ने लुओ यान को घूर कर देखा और फिर पैर पटकते हुए प्राइवेट बॉक्स से बाहर चला गया। मास्टर, एक्लिप्स को लगता है कि तुम्हारा भाई गुस्से में है। लुओ यान ने नन्ही लोमड़ी के मुलायम सिर को सहलाया। चिंता मत करो, वह ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहेगा। ये बात सच थी। चाहे वह उसे कितना भी चिढ़ाता, लुओ जिन बस उसे घूरता और बात खत्म हो जाती। उसे खुद भी लगता था कि उसके परिवार वाले उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दे रहे हैं। वैसे उसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन सच में लुओ जिन सू यूकी के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर अब भी इनकार क्यों कर रहा था? ये तो साफ था कि वह उस लड़की को पसंद करता था। शायद उसके लिए यह बात मानना अब भी मुश्किल है। आखिर एक बड़े नखरेबाज होने के अलावा वह उस उम्र में भी है जहां किसी को पसंद करने की बात स्वीकार करना उसके लिए काफी शर्मनाक होता है। फिर उसका बड़ा भाई था। वह लड़का जाहिर तौर पर यूजियाओ को बहुत खास मानता था। अगर ऐसा नहीं होता तो लुओ जिन के सवाल पूछने पर उसने इस तरह प्रतिक्रिया नहीं दी होती। लुओ यान को यह समझ नहीं आ रहा था कि लुओरेन की खासियत कितनी खास थी। शायद ये कोई साधारण सी बात हो, या फिर यह बहुत जटिल भी हो सकती थी। लेकिन जैसा कि उसने लुओ जिन से कहा था, यह उनके बड़े भाई का मामला था। वह इसमें दखल नहीं देगा। वह बस इतना कर सकता था कि उनके बीच की भावनाओं को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने में मदद करे। वह बेबसी से मुस्कुराया। अब वह अपने इन भाइयों का क्या करेगा? ये कैप्टन है। एक्लिप्स की चीख सुनकर लुओ यान चौंक गया। उसने अपना सिर प्राइवेट बॉक्स के दरवाजे की ओर घुमाया और देखा कि शेंजी यून वहां अपने पूरे आकर्षक रूप में खड़ा है। शेंजी यून को देखते ही लु यान के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया, शुक्र है लु जिन चला गया। अगर उसका छोटा भाई यहाँ होता तो वह जरूर उसकी मौजूदगी पर हंगामा करता। उसे लगा कि शेंजी यून यहाँ सिर्फ अपने दूसरे भाई का फायदा उठाने के लिए आया है। हालांकि लुओ जिन का अनुमान सही साबित हुआ, जैसे कि शेंजी यून वास्तव में लुओ यान को दोस्त के रूप में नहीं देख रही थी। इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरा उसका फायदा उठाएगा। वास्तव में जब से वे एक दूसरे को जानते थे, शेंजी यून ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। सच तो यह है कि इस प्यारे से लड़के को शायद पता ही नहीं था कि उसका फायदा कैसे उठाया जाए। उसके लिए दूसरे का फायदा उठाना ही ज्यादा संभव था। बेशक इसमें इस छिपे हुए कैसानोवा के नखरेबाज व्यवहार को शामिल नहीं किया गया था। फिर लुओ यान ने खुद को संभाला। आखिर वो क्या सोच रहा था? लुओ जिन के चले जाने से खुश होना, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वो शेंजी यून के साथ अकेले रहना चाहता था? उसने अपना सिर हिलाया और बस दूसरे की तरफ मुस्कुरा दिया। भाई जी यून, आप यहाँ हैं, उन्होंने अभिवादन किया। शेंजी यून को लगा जैसे उसकी मुस्कान ने उसे अचानक चकाचौंध कर दिया हो। लगभग एक हफ्ते से उनकी बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि वह वीचैट के जरिए उसे संदेश भेज रहा था, पर वह ज्यादा संदेश नहीं भेज पा रहा था। चूंकि लुओ यान की परीक्षाएं थीं, इसलिए वह उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए भले ही वह हर घंटे कम से कम एक संदेश भेजना चाहता था, उसे खुद पर नियंत्रण रखना पड़ा। दरअसल उसने आज सुबह ही उसे वीडियो कॉल किया क्योंकि उसे पता था कि उसकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। फिर उसने बचकाना हरकत करते हुए फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये सोचकर कि लुओ यान शायद उससे नाराज़ है, उसने उसे एक के बाद एक कई संदेश भेजे। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसके संदेश कितने परेशान करने वाले रहे होंगे। अगर उसे यह समझ नहीं आता तो शायद वह लुओ यान के वीचैट इनबॉक्स को संदेशों से भर देता। फिर उसने सोचा कि उसे जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। शायद लुओ यान सिर्फ आर्केडिया खेल रहा था, इसीलिए उसने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया था। उम्मीद करते हुए कि शायद यही सच हो, उसने उसे और परेशान नहीं किया।
उन्हें एक और महत्वपूर्ण व्याख्यान में भाग लेना था, इसलिए व्याख्यान समाप्त होने के बाद उन्होंने लुओ यान का जवाब नहीं देखा था। ये देखकर कि वह उनसे नाराज नहीं थे, उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन फिर भी उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से या कम ऑनलाइन माध्यम से पूछना ही था। शेन जी यून को पता था कि आज युएक्सिंग पवेलियन का सार्वजनिक उद्घाटन है, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि लुओ यान यहाँ होगी। इसीलिए घर लौटते ही उसने तुरंत गेम में लॉग इन किया, और जैसा उसने सोचा था उसकी खरगोश सचमुच यहाँ थी। वह अंदर आया और लुओ यान के बगल में बैठ गया। एक्लिप्स, जिसने अभी अभी अपना माना फल खाया था, उत्साह से उसकी गोद में कूद गया। लुओ यान को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने बस उसके मुलायम सिर को सहला दिया। वह उस नन्हे लोमड़ी की मौजूदगी का आदी हो चुका था। वैसे भी वह लुओ यान का पालतू था, इसलिए उसके प्रति उसके पास अधिक धैर्य था। यान, आज सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए मैं एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ, उसने बिना समय बर्बाद किए कहा। लुओ यान ने दूसरे के गंभीर चेहरे को देखा। फिर उसे याद आया कि उसने फ़ोन काटने के लिए क्या बेतुका बहाना दिया था। उसे लगभग हंसी आ गई। शुक्र है कि उसने समय रहते खुद को रोक लिया। वह अपना झूठ उजागर नहीं करना चाहता था। वह पहले से ही जानता था कि वह फिर से गुस्से में भड़क रहा है। मैंने भाई जी यून को पहले ही बता दिया है कि कोई बात नहीं, मुझे तो गुस्सा भी नहीं है, उसने कहा। फिर उसने उसे चाय दी। लो, इसे पीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। शेन जी यून ने धन्यवाद कहा और चाय पी ली। चाय का स्वाद लेते ही उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उन्हें तुरंत ताजगी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद को किसी गर्म झरने में भिगो लिया हो, जिससे उनकी सारी थकान और तनाव धुल गया हो। यह अच्छा है, उसने टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। लुओ यान ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, है ना, मुझे पहले से ही लग रहा है कि यह मेरे पवेलियन में बहुत बड़ी हित साबित होगी। क्या ये कोई नया उत्पाद है? शेन जी यून ने चाय का एक और घूंट पीते हुए पूछा, क्योंकि पिछली बार जब वे यहाँ आए थे तब इस पवेलियन में ये चाय नहीं मिलती थी। दरअसल ये बयान क्यू द्वारा तैयार किया गया एक विशेष मिश्रण है। याद है, उन्होंने मेरे साथ एक व्यापारिक समझौता किया था। अब से वही पवेलियन को चाय की आपूर्ति करेंगे। उन्हें चाय से होने वाली आय का 60% और मुझे 40% मिलेगा। चाय की गुणवत्ता को देखते हुए यह एक बढ़िया सौदा था, है ना? ये सुनकर शेन जी यून को चाय का घूंट निगलने में बहुत मुश्किल हुई। तो यह उस रसायन शास्त्री ने बनाया था। ये सोचकर कि दूसरा व्यक्ति लुओ यान के साथ अकेला था, उसे फिर से बहुत असहज महसूस हुआ। तभी उसे याद आया कि उसने आज सुबह खुद से क्या कहा था, अधिक परिपक्व बनो। तो उसने गहरी सांस ली और अपने मन की सारी भावनाओं को भुला दिया, क्योंकि सच में उसे ऐसा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। या क्या उसने लुओ यान को दूसरों से मिलने से रोकने की योजना बनाई थी? जाहिर है वह ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो वह एक राक्षस से ज़्यादा अलग नहीं होगा। इसके अलावा अगर उसने कभी ऐसा किया तो उसका खरगोश उससे ज़रूर नफरत करेगा। ये तो राक्षस कहलाने से भी बदतर है। अंत में उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह एक अच्छा सौदा है। शेन जी यून की बातें सुनकर लुओ यान थोड़ा हैरान रह गया। उसे लगा था कि दूसरा फिर से उससे रूखा व्यवहार करेगा, क्योंकि बयान क्यू का नाम सुनते ही वह अचानक चुप हो गया था। ये सोचकर कि वह कितना चिड़चिड़ा है, उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। उसने शेन जी यून को मुस्कुराते हुए देखा। क्या उसकी नन्ही सी प्यारी बच्ची आखिरकार थोड़ी बड़ी हो रही थी? वह रुक गया। उसकी धिक्कार है, यह विचार वाकई खतरनाक था। निजी बॉक्स के दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसकी बात बीच में ही रुक गई। उसने सोचा कि यह मैडम लू होंगी, क्योंकि उसने पहले ही उनसे कहा था कि बयान क्यू के यहाँ होने की पुष्टि होते ही उन्हें सूचित कर दें। इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, अंदर आ जाओ। लेकिन उसे घोर आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि अंदर आने वाली एक युवती थी जिसके लंबे नीले बाल थे। उसकी त्वचा चिकने मोती की तरह सफ़ेद थी। उसके पंख और गलफड़े थे, लेकिन इनसे उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई। और उसकी नीली आंखें इस समय शेन जी यून को पूरी एकाग्रता से देख रही थीं, मानो वही दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हो जो उसकी आंखों में देख सकता हो। लुओ यान ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह टीम साइरेंस की कप्तान नेरीड थी। आर्केडिया में टीम साइरेंस की कप्तान जूलियान, जिसे नेरीड के नाम से भी जाना जाता है, ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। उसने आंखें बंद कर लीं और चाय के स्वाद का आनंद लिया। उसे युएक्सिंग पवेलियन के मेनू में यह नया व्यंजन बहुत पसंद आया। ये पिछले हफ्ते परोसी गई चाय से कहीं बेहतर है। वाह, ये चाय तो लाजवाब है, बिल्ली के कान वाली एक लड़की ने टिप्पणी की। वह देखने में थोड़ी साधारण लग रही थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी बिल्ली जैसी आंखें उस कमी को पूरी तरह से दूर कर देती थीं। खैर, लगता है ऑनलाइन मिली तारीफें निराधार नहीं थीं, हल्के नीले बालों और समुद्री हरी आंखों वाली एक और लड़की ने कहा। उसकी शक्ल टीम साइरेंस की कप्तान से थोड़ी मिलती जुलती थी। दोनों के कान पंखों जैसे थे और उनके नीचे गलफड़े थे। ये साफ था कि दोनों एक ही दुर्लभ प्रजाति जलपरी से थीं। जूलियान ने उन दोनों पर एक नज़र डाली। एक उसकी छोटी बहन जू जिंगई थी और दूसरी उसकी बहन की दोस्त शियाली। दोनों ही सायरन टीम की सदस्य थीं। उसने दरअसल अकेले ही यहाँ आने की योजना बनाई थी, क्योंकि अगर वह अपनी टीम के अन्य 4 मुख्य सदस्यों के साथ होती तो पिछली बार की तरह वे फिर से किसी अन्य एनपीसी को परेशान करने की कोशिश कर सकते थे, ताकि उन्हें पता चल सके कि यून यहाँ है या नहीं। वह घटना इतनी शर्मनाक थी कि वह उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। हालांकि यून के लिए उसकी प्रशंसा और भावनाएं लगभग सर्वविदित थीं, फिर भी वह कम से कम अपनी गरिमा बनाए रखना चाहती थी। वह किसी ऐसी जुनूनी लड़की की तरह नहीं दिखना चाहती थी जो अपने पसंदीदा लड़के की एक झलक पाने के लिए किसी गैर प्रामाणिक पात्र को परेशान करने जैसी नीच हरकत करे। हालांकि वह जानती थी कि उसके दोस्तों का इरादा अच्छा था, फिर भी वह चाहती थी कि वे ऐसा दोबारा न करें। इसलिए उसने चुपके से युएक्सिंग पवेलियन जाने की योजना बनाई।
लेकिन किसने सोचा होगा कि उसकी बहन और जियाली उसे देख लेंगी और वे दोनों उसके साथ आ जाएंगी। जूलियान जानती थी कि जिंगई क्या सोच रही है। वह यून को देखने की उम्मीद में यूएक्सिंग पवेलियन जाएगी और फिर खुद को मूर्ख साबित करने की कोशिश करेगी। ये सच था कि इस पवेलियन में जाने का उसका मकसद यून ही था, लेकिन वह कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगी। वह बस उसकी एक झलक देखना चाहती थी, शायद एक दो बार अभिवादन भी कर ले, बस इतना ही। शायद इस बार वह इसे सही तरीके से कर पाएगी। जूलियान सही कह रही थी, जू जिंगई सचमुच यहाँ अपनी बड़ी बहन पर नजर रखने के लिए ही आई थी, क्योंकि जब बात उस लड़के यून की आती है तो उसकी बहन का बुद्धि स्तर अचानक 2 अंकों में आ जाता है। ये देखना वाकई बहुत निराशाजनक है। उसकी बहन, जिसे सिर्फ पियानो बजाने में ही दिलचस्पी थी, ने एक दिन अचानक उससे कहा कि वह एक वीआर गेम खेलेगी और किसी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए एक टीम बनाएगी। उसने सोचा कि उसकी बहन मजाक कर रही है, लेकिन उसने सचमुच ऐसा कर दिखाया। ये बात 3 साल से भी पहले की है, और अब उसकी बहन द्वारा बनाई गई टीम ने अपना नाम कमा लिया है। अगर उसकी बहन ने ये सब खुद किया होता तो सब ठीक था, लेकिन नहीं। जू जिंगई को पता चला कि असल में ये सब एक लड़के की वजह से हुआ था। उसे पूरी कहानी नहीं पता थी, बस इतना पता था कि उसकी बहन को प्यार हो गया है। फिर उसने उस लड़के के साथ खेलने का फैसला किया जिससे उसे प्यार हुआ था। इतना ही नहीं, वह उस लड़के के पीछे पीछे उसी यूनिवर्सिटी में भी चली गई। सच में, कभी कभी जू जिंगई बस यही चाहती थी कि उसकी बहन सीधे यून से अपने प्यार का इजहार कर दे। नतीजा चाहे जो भी हो, कम से कम उसकी बहन की ये बचकानी हरकतें तो खत्म हो जाएंगी। दूसरी ओर जियाली के साथ आने का एक और कारण था। जाहिर है, यह उसके नाइट क्लाउड सीपी के लिए था। उसे फोरम और वीबो पर कुछ तस्वीरों से पता चला था कि यून पिछले सप्ताह यूएक्सिंग पवेलियन के उद्घाटन में शामिल हुई थी। नॉक्टिस शायद वहां नहीं था क्योंकि यह केवल आमंत्रित लोगों के लिए ही आयोजित कार्यक्रम था, लेकिन आज रात ऐसा नहीं था। हो सकता है यून और नॉक्टिस पवेलियन में मिलने की योजना बना रहे हों। इसलिए वह जू बहनों के साथ इस उम्मीद में आई कि अगर उनकी कप्तान कभी उनके बीच आने की कोशिश करे तो वह उसे रोक सकेगी। शियाली को उनकी कप्तान कुल मिलाकर पसंद थी। वह उन अमीर युवतियों से अलग थी जो या तो खुद को बहुत ऊंचा समझती थी या इतनी नाजुक होती थी कि दूसरों के साथ सामान्य रूप से बातचीत भी नहीं कर पाती थी। लेकिन वह यून के प्रति उसके आकर्षण का समर्थन नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह फुजोशी थी और चाहती थी कि दुनिया के सभी सुंदर लड़के किसी दूसरे सुंदर लड़के के साथ जोड़ी बना लें। उसे सच में लगता था कि उसकी कैप्टन की यून के प्रति भावनाएं प्यार जितनी गहरी नहीं थीं। जियाली को जो दिख रहा था उससे तो वह एक आकर्षण जैसा लग रहा था, और क्योंकि उनकी कैप्टन ने अपनी शर्म को अजीब तरीके से जाहिर किया जिससे वह यून के साथ सामान्य रूप से बातचीत नहीं कर पाती थी, इसलिए उसके पास अपनी दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह हमेशा उस आकर्षण की ओर लौटती रहती थी, यहाँ तक कि उसे प्यार भी समझती थी। वाह, ये तो काफी गहन विश्लेषण था, है ना? कभी कभी तो जियाली खुद भी हैरान हो जाती है। लेकिन एक और वजह भी थी, वो भी हाल ही की। एक हफ्ते पहले जब वो गोल्डक्रेस्ट सिटी की गलियों में यून और नॉक्टिस का पीछा कर रही थी, तब उसे एक राज पता चला कि यून को नॉक्टिस पसंद था, क्योंकि अगर उसे पसंद नहीं होता तो वो उसे वो फैन आर्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ तक कि उससे ये भी नहीं कहता कि वो यून और नॉक्टिस को एक दूसरे के करीब दिखाए। और जियाली को ये बात बहुत पसंद आई। उसने चाय का प्याला उठाया और स्वादिष्ट चाय पी। मंच पर एक और प्रस्तुति समाप्त हो गई थी। जूलियान जानती थी कि अगर वह इस निजी बॉक्स में ही बैठी रही तो वह यून को ठीक से देख भी नहीं पाएगी, यहाँ तक कि उसकी एक झलक भी नहीं देख पाएगी। अंततः निर्णय लेकर वह खड़ी हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसने उन दोनों के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे बाहर निकल गई। अपनी बहन की आवाज़ सुनकर भी वह नहीं रुकी। डिब्बे से बाहर निकलते ही उसने एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जिससे वह थोड़ी दूरी तक टेलीपोर्ट हो सकती थी। बस 100 कदम, सच में। इस तरह वे दोनों उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। उस वस्तु का उपयोग करने के बाद वह आगे बढ़ने की योजना बना रही थी कि तभी उसने एक आकृति को कोने पर मुड़ते हुए देखा जो काफी समय से उसके मन में बसी हुई थी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसके लंबे गहरे बैंगनी बाल और सुनहरे सींग, ये तो यून के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। वह तेजी से उसके पीछे गई और उसे एक निजी बॉक्स में प्रवेश करते हुए देखा। वह चलकर उस बॉक्स के सामने रुक गई। उसने गहरी सांस ली। इस बार वह इसे सही तरीके से करेगी। और फिर उसने दरवाजा खटखटाया। लू यान ने दरवाजे पर खड़ी नीले बालों वाली युवती को देखा। उसके बालों में मोती बिखरे हुए थे जिससे वह सचमुच किसी जलपरी राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसकी पीली त्वचा पारदर्शी दिख रही थी और उसकी नीली आंखें इस समय केवल शेंजी यून को देख रही थीं। उसकी एकाग्रता भरी नज़र देखकर लुओ यान को एक बार फिर झुंझलाहट महसूस हुई, ठीक वैसे ही जैसे पिछले हफ्ते जब वह पहली बार उससे इस मंडप में मिला था। वह जानता था कि ऐसा महसूस करना ठीक नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने सचमुच उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। फिर भी उसे किसी कारण से चिड़चिड़ाहट हो रही थी। वह देखने में भी आकर्षक नहीं थी। जितना ज्यादा वह उसे सुंदर समझता उतनी ही ज्यादा वह उसे अप्रिय लगने लगी। फिर उसने नेरीड की नीली आंखों के उस केंद्र की ओर एक नज़र डाली। शेंजी यून ने उसे देखा और उसकी निगाहें वहीं ठहर गईं। लू यान की झुंझलाहट 100 गुना बढ़ गई। ये लड़का उसे ऐसे क्यों घूर रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि वो सुंदर है? बस इतना ही। मैं ही तो हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, है ना? तुम अपनी पसंद की लड़की के सामने इतनी खूबसूरत लड़की को खुलेआम क्यों घूर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चंचल हो। मास्टर, अगर तुम्हें वो मछली जैसी लड़की पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए उसका चेहरा खरोंच सकता हूँ, एक्लिप्स ने नेरीड को घूरते हुए अपना पंजा चाटते हुए कहा। एक्लिप्स के अचानक कहे गए इस कथन से मानो लुओ यान जाग उठा। वह अभी क्या सोच रहा था? वह तो किसी ऐसे पति की तरह व्यवहार कर रहा था जिसे उसके पति ने धोखा दिया हो। यह उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था।
और सरासर अनाकर्षक भी। फिर वह रुक गया। उसे अभी अभी एक्लिप्स की कही बात समझ में आई। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसने उसे नहीं रोका तो एक्लिप्स सचमुच वही कर सकता था जो उसने कहा था, और लुयान उसे ऐसा नहीं करने दे सकता था, क्योंकि भले ही इस समय उसकी भावनाएं मिली जुली थीं, टीम साइरेंस की कप्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए उसके चेहरे पर खरोंच मारना जायज़ हो। वह इतना संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से बदला ले जिसने कुछ नहीं किया हो। लुयान ने एक बार फिर शेन जी यून की ओर देखा। वह अभी भी नेरीब को देख रहा था, लेकिन इस बार लुयान को उन क्रूर नीलम जैसी आंखों में कुछ और ही दिखाई दिया। असंतोष। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान से देखना पड़ा, क्योंकि हो सकता है कि वह सिर्फ कल्पना कर रहा हो, ताकि वह वही देख सके जो वह देखना चाहता था। लेकिन चाहे वह कितना भी ध्यान से देखे, शेन जी यून की आंखों में जो भाव उसने देखा वह वास्तव में असंतोष ही था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? शेन जी यून ने हमेशा की तरह भावहीन अंदाज में पूछा, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो उसके सुगठित चेहरे पर हल्की सी शिकन नजर आ सकती थी, मानो वह सोच रहा हो कि यह लड़की अचानक उनके निजी कमरे में क्यों आ गई और लुओयान के साथ उसके अकेले समय में खलल क्यों डाल रही है। कम से कम लुओयान को तो ऐसा ही लगा। इतना ही नहीं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट था कि वह नेरीड को बिल्कुल नहीं जानता था। अगर लुओयान को सही से याद है तो पिछले हफ्ते जब उसने टीम साइरेंस के बीच बातचीत सुनी थी तो उसे पता चला था कि यह नेरीड भी शेन जी यून के साथ उसी विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। उसे लगा था कि अब तक तो दोनों एक दूसरे को जान चुकी होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अचानक उसे अभी अभी जो झुंझलाहट महसूस हो रही थी वह धीरे धीरे कम हो गई। यून की बात सुनकर जूलियान एकदम चुप हो गई। वह कहना चाहती थी, हाय यून, मैंने अभी अभी तुम्हें इस बॉक्स में आते देखा और मैं बस तुमसे हेलो कहना चाहती थी। लेकिन उसके मुंह से जो निकला वो था, मुझे लगा कि मैंने किसी परिचित को इस कमरे में प्रवेश करते देखा। किसने सोचा होगा कि मुझे कोई इतना अप्रिय व्यक्ति देखने को मिलेगा। जूलियान ने लगभग खुद को थप्पड़ मार लिया। वह क्या कर रही थी? वह फिर से ऐसा क्यों कर रही थी? उसका यही स्वभाव मुख्य कारण था कि यून को 3 साल से अधिक समय से जानने के बावजूद वह अभी तक अपनी भावनाओं में कोई प्रगति नहीं कर पाई थी। उसे आज भी याद था कि उसने उसे पहली बार कब देखा था। ये हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के दौरान की बात है। वह और 4 अन्य छात्र एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो एक अन्य स्कूल में आयोजित होने वाला था। वह स्कूल भी एक प्रमुख निजी हाई स्कूल था, लगभग उसी स्कूल जैसा जिसमें वह पढ़ रही थी। यानी वह स्कूल कुलीन परिवारों के बेटों और अमीर परिवारों की दूसरी पीढ़ी के छात्रों से भरा हुआ था। उस दिन जूलियान को मोजार्ट की एक रचना बजानी थी। वह बहुत घबराई हुई थी, न सिर्फ प्रस्तुति की वजह से बल्कि मुख्य रूप से लड़कों के डर से। उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा से ही लड़कियों के स्कूल में पढ़ाई की थी। वह अपनी उम्र के लड़कों से बहुत कम ही बातचीत करती थी। इसलिए प्रदर्शन से पहले खुद को शांत करने के लिए वह सांस लेने के लिए सभागार के पीछे चली गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि 3 लड़के उसे देख लेंगे और बिना किसी कारण के उसे घेर लेंगे। इसके बाद जो हुआ वह आज भी उसके दिमाग में बसा हुआ है। इक्वल्स 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 इक्वल्स। अरे देखो, क्या यह उन राजकुमारियों में से एक है जो आज हमारे स्कूल में घूमने आई थी? लड़कों में से एक ने कहा, तुम हमारे साथ आकर क्यों नहीं खेलते? दूसरे ने कहा, हाँ, हम आपको अच्छा समय बिताने का वादा करते हैं। आखिरी वाले ने उसे सिर से पैर तक देखते हुए कहा। जूलियान को ऐसा लगा जैसे उस व्यक्ति के घूरने के तरीके से उसकी त्वचा पर कुछ घिनौना सा रेंग रहा हो, इसलिए वह एकदम शांत हो गई। उसने अपना सिर उठाया और उन तीनों को ऐसे देखा जैसे वह किसानों के समूह को देख रही हो। मुझसे दूर रहो, तुम सब नीच और पतित लोग। उसने अपने गाल के अंदरूनी हिस्से को दांतों से दबाया। वह क्या कर रही थी? इस समूह को नाराज करने का यह बिल्कुल भी सही समय नहीं था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। जब भी वह घबराती या डरती तो वह खुद को इसी तरह व्यवहार करते हुए पाती थी। यह उसके शरीर का एक तरह का रक्षा तंत्र था जो उसके लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ, और उसे लगता था कि आज भी ऐसा ही होगा जैसा उसने सोचा था। उसके अपमान के कारण उन तीनों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। क्या कहा आपने? यह मत सोचो कि हम तुम्हारी कही हुई बातों को सिर्फ इसलिए हल्के में ले लेंगे क्योंकि तुम खूबसूरत हो। राजकुमारी, तुम माफी क्यों नहीं मांग लेती? जूलियान ने घबराकर अपनी लार ली और पीछे हट गई। उसकी पीठ पीछे के पेड़ से टकरा गई, लेकिन इसके बावजूद उसने शाही अंदाज में कहा, जब मैं सिर्फ सच बोल रही हूं तो मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? आप। उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी ऊपर से सरसराहट की आवाज आई। उसके बाद अचानक कोई उसके पीछे पेड़ से नीचे कूद गया। वह एक लंबा लड़का था, शायद उन्हीं की उम्र का, और वह उसके और तीनों लड़कों के बीच में आ गिरा। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, उसने ठंडे स्वर में कहा। तीनों ने उस लंबे लड़के को पहचान लिया था क्योंकि उनके चेहरे पर डर का भाव था। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, शेन जी यून। दरअसल हम अभी निकल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। और वे तीनों ऐसे भाग निकले जैसे कोई बिल्ली उनका पीछा कर रही हो। लंबे कद के लड़के ने उनकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाए और बस आगे बढ़ता चला गया। जूलियान मानो अभी अभी अपनी तंद्रा से जागी और उसने अनजाने में उसकी जान बचाने वाले लंबे लड़के को तुरंत पुकारा, रुको। लड़का रुका और पीछे मुड़कर उसे देखा। सबसे पहले उसकी नज़र उन नीली आंखों पर पड़ी जो उसे बेहद आकर्षित कर रही थीं। ऐसा लगा जैसे वे आंखें उसकी आत्मा में गहराई तक उतर रही हों, और वह एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाए। उसे बस अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। इतनी घबराई हुई थी कि वह फिर से चुप हो गई। तुम्हें मुझे बचाने के लिए किसने कहा? किसने कहा कि मैंने तुम्हें बचाया? लड़के ने ठंडे लहजे में पलटकर जवाब दिया। फिर वह बिना पीछे मुड़े उसकी तरफ देखे वहां से चला गया। जूलियान वहीं खड़ी होकर लड़के की पीठ को देखती रही। उसके मन में लगातार लड़के का नाम गूंज रहा था, शेन जी यून। और यहीं से उसकी त्रासदी की शुरुआत होती है।
जूलियान ने शेन जी यून नाम के लड़के के बारे में हर संभव जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश की। यह उतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वह अपने स्कूल में काफ़ी मशहूर था। लेकिन सारी जानकारी सही थी, जैसे कि वह किस परिवार से था और उसके दोस्त कौन थे। फिर उसे पता चला कि वह वीआर गेम आर्केडिया खेल रहा था और उसकी बनाई टीम ने किसी टूर्नामेंट में पहला खिताब जीता था। इसलिए उसने भी गेम खेलने और एक टीम बनाने का फैसला किया। जब उसे पता चला कि वह यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है तो उसने भी वहीं जाने का फैसला किया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वह अभी भी उसी स्थिति में थी जिसमें वह 3 साल से भी अधिक समय पहले थी। उससे लाखों मील दूर लू यान ने निजी बॉक्स के खुले दरवाजे पर खड़ी लड़की को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। क्या ये लड़की नेरीड शेन जी यून को पसंद नहीं करती? कम से कम एक हफ्ते पहले उसके और उसकी टीम के साथियों के बीच हुई बातचीत से तो उसे यही लगा था। तो फिर अचानक वह शेन जी यून के प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों हो रही थी? इस समय वह शेन जी यून को ऐसे देख रही थी मानो वह उसके पैरों तले पड़ी कोई चींटी हो। वह शर्मीली लड़की कहाँ गई जो अपने साथियों द्वारा छेड़े जाने पर शर्मा जाती थी? क्या वह सब सिर्फ एक नाटक था या उसका यह व्यवहार भी बनावटी था? अगर यह पहला वाला था तो क्या उसे अपने दोस्तों को धोखा देने की वाकई ज़रूरत थी? लू यान को ऐसा नहीं लगता था। लेकिन अगर ये दूसरा वाला था तो क्या ये शेन जी यून का ध्यान आकर्षित करने का उसका तरीका था? अगर ऐसा था तो वह कह सकता था कि यह तरीका ज़्यादा कारगर नहीं था। उसने तिरछी नज़र से शेन जी यून की ओर देखा। उसने बस दूसरे के थोड़े से गुस्से वाले चेहरे को देखा। ये स्पष्ट था कि वह बहुत अधीर हो रहा था। अगर वह अचानक लड़की को खुद ही बाहर निकाल देता तो उसे आश्चर्य भी नहीं होता। तभी अचानक लुओ यान को कुछ याद आया। क्या सायरन टीम की किसी लड़की ने यह नहीं बताया था कि शेन जी यून से मिलते ही यह नेरीड रानी की तरह व्यवहार करने लगती है? उस जानकारी को याद करके वह आखिरकार इस रहस्य को सुझाने में कामयाब हो गया कि यह लड़की ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। तो क्या यही उसका रानी की तरह व्यवहार करना था? रुको, क्या इसका मतलब यह था कि जब भी वह शेन जी यून से मिलती थी वह हमेशा ऐसे ही बर्ताव करती थी? क्या वह हद से ज़्यादा नखरे वाली नहीं थी? इसलिए तो उसकी टीम के एक साथी ने कहा था कि उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर शेन जी यून को रिझाने का यही उसका तरीका था तो कुछ खास नहीं होता। ये देखते हुए कि उसके बगल में बैठा ये लड़का लोगों के रूप रंग की परवाह ही नहीं करता तो उसकी खूबसूरती शेन जी यून को आकर्षित नहीं कर पाती। बस उसकी शख्सियत ही बची थी। लेकिन अगर वह हमेशा ऐसे ही बर्ताव करती रही तो अगर कभी शेन जी यून को उसकी याद आई तो वह उसे सिर्फ एक चिड़चिड़ी औरत के रूप में ही याद करेगा जिसे उससे झगड़ा करना पसंद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस लड़की को इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि शेन जी यून उसे पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी टीम के साथियों की कई बातों पर गौर करने पर उसे समझ आ रहा था कि उसने आर्केडिया खेलना शेन जी यून की वजह से ही शुरू किया था और वह उसी विश्वविद्यालय में पढ़ती थी जहां शेन जी यून पढ़ता था। इन सब बातों के बावजूद शेन जी यून उसे पहचान नहीं पा रही थी। अब लुओ यान को शुरू में जो झुंझलाहट महसूस हो रही थी वह पूरी तरह गायब हो गई। उसे उस बेचारी लड़की पर दया आ गई। भला क्यों ना आती? इस लड़की को अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने में स्पष्ट रूप से परेशानी थी। सच कहूं तो शेन जी यून, जिसका बुद्धि स्तर भी कम था, अपने मनपसंद व्यक्ति को पाने में इसे लाखों गुना बेहतर था। अब जिस हालत में वह थी शायद अब उसे कभी भी अपनी भावनाओं के बदले प्यार मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। वैसे इससे कुछ बदलने वाला नहीं था। आखिर शेन जी यून जिसे पसंद करती थी वो तो वही था। इस बात पर लुओ यान को अभूतपूर्व गर्व महसूस हो रहा था। उसे लगभग शर्म आ रही थी। आखिर उसे इतना गर्व क्यों हो रहा था? ये कोई प्रतियोगिता तो थी नहीं। लुओ यान के चेहरे पर पल भर के लिए जो गर्व का भाव आया उसे जूलियान ने देख लिया। उसकी नज़र में ऐसा लग रहा था मानो यह सफ़ेद बालों वाला बौना उसकी मूर्खता का मजाक उड़ा रहा हो। अभी अभी हुई अपनी गलती के कारण वह पहले से ही बहुत तनाव में थी। शेन जी यून के इतने करीब बैठे इस सुंदर बौने को देखकर ये सोचकर कि वह उसका मजाक उड़ा रहा होगा उसका दिमाग जैसे बुखार से ग्रस्त हो गया और वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे इस तरह देखने का अधिकार है? उसने थोड़े और आक्रामक लहजे में कहा। लू यान ने अपनी एक भौं उठाई। क्या उसकी दया भरी नज़रें अभी अभी साफ दिखाई दे रही थीं? वह जवाब देने ही वाला था कि उसने शेन जी यून को अचानक खड़े होते देखा। उसने अपना सिर उठाया और दूसरे के सुंदर चेहरे पर उदासी का भाव देखकर रुक गया। ओह, कप्तान गुस्से में है। क्या वह उस मछली वाली लड़की को काट डालेगा? एक्लिप्स ने टिप्पणी की। एक्लिप्स की अचानक टिप्पणी के कारण लुओ यान को शेन जी यून को रोकने का समय नहीं मिला। जब उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वह पहले ही नेरीड की ओर चल रहा था। शेन जी यून ने पहले तो इस घुसपैठिया लड़की को बाहर जाने देने का ही सोचा था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वह उसके खरगोश से इस तरह बात करे। वही तो यहाँ जबरदस्ती घुस आई थी और उनकी ऐसी दृष्टता कर रही थी मानो उन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार ही न हो। अगर वह सिर्फ उसे ही निशाना बनाती तो वह इसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अगर इसमें लुओ यान भी शामिल होती तो बात ही अलग होती। वह किसी को भी अपने खरगोश से उसके सामने इस तरह बात करने की इजाज़त नहीं देता। जूलियान ने शेन जी यून के चेहरे के भाव देखे। वह चेहरा इतना काला था मानो उससे स्याही बह रही हो। पहले तो वह हैरान रह गई क्योंकि उसने पहली बार उसके चेहरे पर इस तरह का भाव देखा था। फिर वह डर गई क्योंकि उसकी नीली आंखों में एक भयानक चमक थी, मानो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया वह पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से निजी दायरे से बाहर आ चुकी है। किसी के इलाके में ऐसे मत घुसो जैसे तुम्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार हो और फिर किसी घमंडी बच्चे की तरह लोगों से बदतमीजी से बात करो, शेन जी यून ने ठंडे लहजे में कहा। अगली बार ऐसा मत करना, मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना, खासकर मेरे इस खास साथी के सामने तो बिल्कुल नहीं।
क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया, वह आगे झुका, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी निगाहें एक ही स्तर पर हों। फिर उसने ऐसी आवाज़ में कहा जो सिर्फ उन दोनों को सुनाई दे रही थी, मैं तुम्हें काट डालूंगा। फिर उसने उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया। जूलियान के घुटने कांपने लगे और वह लगभग पीछे गिर पड़ी। वह जानती थी कि वह सिर्फ खेल में उस पर हमला करने की बात कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि वह असल जिंदगी में भी ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएगा। उसे यकीन नहीं था कि वह वहां से बाहर कैसे निकल पाए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। बहन, एक जानी पहचानी आवाज ने पुकारा। जब उसने जू जिंगई को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा तो उसके रोके हुए आंसू आखिरकार बह निकले। आही, जू जिंगई तेजी से अपनी बड़ी बहन की ओर दौड़ी। जब उसने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसने अपनी बहन का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछे। क्या हुआ? क्या उस कमीने यून ने तुम्हारे साथ कुछ किया? जूलियान ने सिर हिलाया। अगर कुछ गलत हुआ था तो वह वही थी। उसने शेन जी यून को नाराज किया था, और अब उसे एहसास हुआ कि यह सब उस सफ़ेद बालों वाली परी से उसकी बातचीत की वजह से हुआ था। तभी शेन जी यून ने सचमुच प्रतिक्रिया दी, लेकिन आखिर वह बेहद खूबसूरत परी कौन थी? मिस्टर कैप्टन ने उस मछली वाली लड़की को जरूर धमकाया था, एक्लिप्स ने टिप्पणी की। लू यान ने अपनी गोद में आराम से बैठी लोमड़ी के मुलायम सिर को सहलाते हुए शेन जी यून की ओर देखा, जिसने अभी अभी निजी कमरे का दरवाजा बंद किया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उस मछली वाली लड़की ने तुमसे इस तरह बात की, जाहिर है कप्तान इसे नज़रअंदाज नहीं करेगा। उसने एक्लिप्स की ओर देखा। सच में, वह कभी कभी सोचता था कि उसके इस पालतू जानवर ने ऐसी परिस्थितियों का विश्लेषण करना कहाँ से सीखा। क्या ये भी उसके कोड में शामिल था? अंत में वह केवल सोच ही सकता था। शेन जी यून वापस चलकर लुओ यान के बगल वाली सीट पर फिर से बैठ गई। तुमने उससे क्या कहा? लुओ यान ने पूछा। कुछ खास नहीं, मैंने बस उसे एक दोस्ताना सलाह दी, शेन जी यून ने जवाब दिया। किसी तरह लुओ यान को शक था कि यह सच है या नहीं। शेन जी यून के दरवाजा बंद करने से पहले उसने नेरीब के चेहरे की एक झलक देखी। वह डरी हुई लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह शेन जी यून के चेहरे के भावों की वजह से था या फिर किसी और ने उसे कुछ ऐसा कह दिया था जिसके कारण ऐसा हुआ। जो भी हो, यह उसके लिए काफ़ी चौंकाने वाला रहा होगा। आखिर शेन जी यून ही तो वह व्यक्ति थी जिसे वह पसंद करती थी। क्या तुमने उसे पहचाना नहीं? उसने मन ही मन पूछने की सोची। शेन जी यून ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं। क्या मुझे करना चाहिए? सच में उस लड़के ने नेरीड को पहचाना नहीं था। जाहिर है लुओ यान उसे यह नहीं बताएगा कि वह उसकी गुप्त चाहने वालों में से एक है। यह उसका राज नहीं था। अगर वह बताता तो उसे लगता कि वह लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। वह इतना नीच इंसान नहीं था कि वह उस लड़की को शर्मिंदा करने की हद तक गिर जाए जिसने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। वह टीम साइरेंस की कप्तान है, उन्होंने केवल इतना ही कहा। क्या ऐसा है? शेन जी यून ने कहा। उनके लहजे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसी प्रतिक्रिया देखकर लुयान को एक बार फिर नेरीड पर दया आ गई। शेन जी यून जैसे व्यक्ति को पसंद करना वाकई मुश्किल है, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति था जो कितना भी पीछा किया जाए अविचलित रहता था, सिवाय इसके कि वह खुद पहले प्यार में पड़ जाए। और यही उन दोनों के मामले में हुआ। लू यान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए या नहीं, लेकिन शेन जी यून के स्नेह से वह निश्चित रूप से प्रसन्न था। भला कौन प्रसन्न नहीं होगा, है ना? अगर शेन जी यून जैसी कोई आपसे प्यार कर बैठे तो प्रसन्न होना अजीब बात होगी। उसने तिल के लड्डुओं की एक थाली शेन जी यून की ओर बढ़ा दी। भाई जी यून, गुस्सा मत होइए। मुझे यकीन है कि उस लड़की का मतलब वो नहीं था जो उसने कहा। अगर घबराहट से निपटने का उसका यही तरीका था तो शायद उसने जो बातें कही थी उनका वास्तव में वह मतलब नहीं था। शेन जी यून ने लुओ यान को घूर कर देखा। लुओ यान मुस्कुरा रही थी। जाहिर है उसने उस औरत की कही बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। शायद उसे सच में लगा था कि उसने जो कहा वो सच नहीं था, लेकिन शेन जी यून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने ये बात सच में कही थी या नहीं। उसे बस लुओ यान से बात करने का उसका तरीका पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी लुओ यान उसका बचाव कर रही थी। उसकी खरगोश सच में बहुत दयालु थी। उसे इस बात से बहुत दुख हुआ। यान यान, ज्यादा दयालु मत बनो। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैं यह नहीं कह रहा कि यह बुरा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दयालु होने से दूसरे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहेंगे। लुओ यान मुस्कुराया। वह समझ गया था कि उसे किस बात की चिंता है, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति पहले से ही अपने दूसरे जीवन में है, उसके साथ किसी का फ़ायदा उठाना निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं थी जो उसके साथ हो सकती थी। चिंता मत करो भाई जी यून, मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि लोगों में सिर्फ अच्छाई ही देख सकूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरा आसानी से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। अच्छी बात है। फिर दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। इस बार लुओ यान ने बाहर खड़े व्यक्ति को तुरंत अंदर आने के लिए नहीं कहा। मैं देख लूंगी कि कौन है, शेन जी यून ने लुओ यान के कुछ कहने से पहले ही कहा। वह उठा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसने दरवाजा खोला और मंडप में एक गैर प्राथमिक कर्मचारी को देखा। वह जानता था कि यह एक गैर प्राथमिक कर्मचारी है क्योंकि उसने उसे अर्काडिया के राजा के जन्मदिन के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य से पहचान लिया था। यह आपका ही एक कर्मचारी है, उसने लुओ यान से कहा और एनपीसी को अंदर आने दिया। उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। इस बार वो वही महिला थी जिसका लुओ यान को इंतजार था। मैडम रू, क्या वह आया था? उसने पूछा। जी हाँ स्वामी जी, मैंने उन्हें वह संदेश पहले ही दे दिया है जो आप देना चाहते हैं। वे बयान क्यू के बारे में बात कर रहे थे। चूंकि लुओ यान का इरादा अपने एनपीसी वेश के बिना उससे मिलने का नहीं था, इसलिए बेहतर यही था कि उसे एक संदेश छोड़ दिया जाए। इसलिए उसने मैडम रू से कहा कि जैसे ही वह मंडप में बयान क्यू की उपस्थिति की पुष्टि कर लें, उन्हें वह नोट दे दे जो लुओ यान ने उन्हें पहले दिया था।
उस नोट में पालतू जानवरों को मानव रूप में बदलने वाली एक गोली बनाने का उसका विचार था। बेशक यह उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए कि नोट उसी ने भेजा था। उन्हें इस विचार से होने वाले संभावित लाभ की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उन्होंने तो बस बियांक्यू को एक विचार दिया था। सब कुछ अभी भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि बियांक्यू गोली बनाने में सफल हो जाएगा। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? उसने पूछा। मेहमान के पास कोई भाव नहीं था। उसने बस अपनी एक भौं ऊपर उठा ली। ठीक है, क्या उसे इसे इस बात का संकेत समझना चाहिए कि बियांक्यू को इस विचार में दिलचस्पी थी? उसे तो यही उम्मीद थी। उसके बाद मैडम रू प्राइवेट बॉक्स से चली गईं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह किस बारे में था? शेन जी यून ने पूछा, जो मैडम रू से बात करते समय चुप था। अरे, ये बियांक्यू के बारे में है। फिर उसने उसे पालतू जानवरों को उनके मानव रूप में बदलने वाली गोली बनाने के अपने विचार के बारे में बताया। क्या आपको लगता है कि उसे इसमें दिलचस्पी होगी? शेन जी यून को गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात पर थोड़ी झुंझलाहट हो रही थी कि लुओ यान बियांक्यू की काबिलियत को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे रहा था। लेकिन उसने खुद को समझाया, उसके जैसा मुनाफाखोर। बिल्कुल, लुओ यान बियांक्यू को सीधे तौर पर मुनाफाखोर नहीं कहेगा, उसे व्यापारी कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन उसने शेन जी यून की बात से असहमति नहीं जताई, क्योंकि उसे उसकी आवाज़ में थोड़ी झिझक और झुंझलाहट सुनाई दी, मानो वह यह मानने को तैयार न हो कि बियांक्यू लुओ यान के विचार से सहमत होगा और उसे यह बात कहनी पड़ रही है जिससे वह नाराज़ है। लुओ यान ने गौर किया कि शेन जी यून खुद को कुछ भी बुरा कहने से रोक रहा था। ये वाकई अप्रत्याशित था। क्या वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि लुओ यान को पता न चले कि वह कितना गुस्सैल है? ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपने आकर्षक चेहरे को घूर रहा था। जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा, अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, मानो कोई फूल बेकाबू होकर खिल रहा हो। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ। उस एहसास ने उसके दिल की धड़कन को हर पल तेज कर दिया। उसके दिल को मानो किसी सवाल का जवाब मिल गया था। लेकिन अफसोस, हालात को देखते हुए शायद उसका दिमाग अभी भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। आपको और अधिक मेहनत करनी चाहिए, भाई जी यून, उन्होंने एक लंबी आह भरते हुए कहा। शेन जी यून ने उसे केवल उलझन भरी निगाहों से देखा। शायद वह सोच रही थी कि उसका कहने का क्या मतलब है। मुझे पाने के लिए और अधिक मेहनत करो, उसने मन ही मन कहा। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।